अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 17.5 से स्टार्ट करना है। तो डिटेल डिस्कशन के लिए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 17.5। पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाएगा फोर्स को और एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाएगा एक्सटेंशन को। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस जगह के ऊपर डेल्टा एल और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स प्लॉटेड है। अब इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी जब तक कि प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं आ जाती। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। पॉइंट A प्रोपोर्शनल लिमिट को करस्पॉन्ड करता है। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहती और लाइन स्लाइटली डेविएट कर जाती है, लेकिन इस पॉइंट B जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जिसे हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ तक आते हुए क्योंकि कोई भी बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होती, इसलिए स्टोर्ड एनर्जी हमें वापस मिल सकती है। अब अगर हम इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे और मजीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, पॉइंट C, जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को करस्पॉन्ड करता है। और मजीद आगे जाते हुए यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, पॉइंट D। जिस तरीके से हमने कहा था कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ और एरिया को भी कांस्टेंट कर दें तो एक्सटेंशन भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ या फिर फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ दोनों एक ही तरह की शेप में आते हैं। यहाँ पे हम अपने एक्स एक्सिस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। अब फर्दर ये कि हमें अगर एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करनी है तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, वो सम कांस्टेंट जो कि शेप डिपेंडेंट है उसके और फिर लेंथ और विड्थ के मल्टीपल के इक्वल होगा। और कांस्टेंट के साथ अगर हम लेंथ पे देखें तो लेंथ पे चूंकि फोर्स प्लॉटेड है इसलिए यहाँ पे फोर्स और विड्थ के ऊपर एक्सटेंशन प्लॉटेड है, सो यहाँ पे डेल्टा एल लिखा जाएगा। अब अगर हम इन क्वांटिटीज के यूनिट्स पुट करें तो न्यूटन मीटर मिल के किसके इक्वल आते हैं, जूल के इक्वल आते हैं, क्योंकि वर्क का एक्सप्रेशन F.D होता है। तो इसका मतलब है अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करें तो हमें एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से, तो लेट से हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक की बात करते हैं। लेट से हम इस तरीके से यहाँ पे एक रीजन बना रहे हैं जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया। और हम देख सकते हैं कि फिलहाल ये एरिया ट्राइंगल का एरिया है, तो इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन यूज होगा और वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन है, अगर इसे जनरली डेल्टा एल और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है उसे जनरली हम एफ का नाम असाइन कर दें, तो इस वजह से जब हम यहाँ पे बेस की जगह पे डेल्टा एल और हाइट की जगह पे फोर्स पुट करेंगे या फिर इस तरह लिख लेंगे हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये किसके इक्वल आएगा, ये वर्क डन के इक्वल आएगा। फर्दर ये कि अगर हमें फोर्स और एक्सटेंशन में से कोई भी एक वैल्यू नोन नहीं है तो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन यंग्स मॉड्यूलस के केस में क्या लिखा जाता है, F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या फिर F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल
बाय एल, या फिर F/A L बाय डेल्टा एल। अब अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है तो बाकी टर्म्स इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे चली जाएंगी इस तरह से, और फोर्स मिल जाएगी। और अगर हमें एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी हो तो एक्सटेंशन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, FL/YA। तो अगर इस एक्सप्रेशन में फोर्स नहीं पता तो यहाँ से फाइंड करके इधर पुट कर लें, और अगर एक्सटेंशन नहीं पता तो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लें। वैल्यूज भी पुट की जा सकती हैं और एक फार्मूला भी बनाया जा सकता है। फर्दर अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना किस तरह से है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल एज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल बाय अप्लाइड स्ट्रेस। Upon removal of stress, the energy stored in deformed material is returned to the energy providing agent within the elastic region. That means point B तक वापस मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से डिस्क्राइब होगा, the energy is stored in a deformed material as extension is produced in the material by applied deforming force. Upon removal of the applied force, the energy stored in deformed material is returned to the energy providing agent within the elastic region. That means point B तक ये energy हमें वापस मिल सकती है। The energy stored in deformed material can be found by calculating area under force extension graph. Its formula is given by work done is equal to some constant जो कि shape dependent है multiplied by force multiplied by extension. Up to the proportional limit, the area of force extension graph appears as a right angled triangle. So the formula of area of right angled triangle is applicable. और ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला लिखेंगे हम साथ। सो वर्क डन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 बेस की जगह पे क्या लिखा है, एक्सटेंशन डेल्टा एल, और हाइट की जगह पे फोर्स एफ लिखी गई है इस ग्राफ के अंदर, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सिंपल अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, इसलिए डेल्टा एल बाद में और फोर्स पहले लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट ये है, इन केस एनी वन ऑफ द टू टर्म्स आइदर द फोर्स एफ और डेल्टा एल इज अननोन, द अननोन टर्म कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। i.e. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। फर्दर ये लिखा जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन डेल्टा एल बाय एल, या फिर F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या फिर F/A मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। अब फॉर एग्जाम्पल इफ F इज अननोन तो यहां पे लिख लेते हैं इफ F is unknown, calculate it using the expression F is equal to, अब F यहीं पे रहेगा, बाकी टर्म्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी, FA डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, and if delta L is unknown, find it using the relation। अब इस टर्म में डेल्टा एल को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी टर्म्स इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिवाइड हो जाएंगी। जो लेंथ डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई होगी फोर्स के साथ, इस तरह से लिखी जाएगी F इंटू एल, और जो यंग्स मॉड्यूलस और एरिया की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं डेल्टा एल के साथ वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। सो नाउ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 17.6। पूछा गया है
Describe the formation of energy bands in solids. Explain the difference amongst electrical behaviors of conductors, insulators and semiconductors in terms of energy band theory. So सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिथियम एटम की एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7 होता है और इसके बाहर शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं. इसके बाहर ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल. इसके बाद यहाँ पे थर्ड शेल मौजूद है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे. यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अपर शेल फिलहाल एम्प्टी है. यहाँ पे डिस्क्रीट शेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जब नेबरिंग एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस साइड से भी एक लिथियम का एटम इसके करीब आ गया है और उसके आउटरमोस्ट शेल में अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अब जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट के ऊपर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से क्या होगा कि ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा नीचे होके यहाँ से गुजरेगा, इस जगह से. और जब नेबरिंग एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने के बजाय इस पॉइंट पे होगा तो बाकी फिर जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोर है उसकी वजह से अट्रैक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने एक्चुअल पाथ से ऊपर की तरफ होके गुजरेगा. तो ये तो इफेक्ट बताया गया है आपको सिंपली सिर्फ एक एटम की इस एटम की विसिनिटी में मौजूदगी की वजह से. जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इससे इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे ये शेल लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है और ये एक दूसरे के इस कदर करीब होते हैं कि हमें इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बैंड दिखाई देना शुरू हो जाता है. जाहिर बात है हम ये इमेजिनरी टर्म्स में बात कर रहे हैं. एटम्स आज तक किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ उसके जो मॉडल्स हैं वो एटम के इफेक्ट्स को देख के ड्रॉ किए गए हैं. इसके अलावा इसका जो अपर शेल हमने ड्रॉ किया है अगर वो भी स्प्लिट अप हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा. इसके बाद आउटर मोस्ट शेल जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे तो वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, एटम टू एटम जंप करने के लिए अवेलेबल होता है और कंडक्शन में हिस्सा ले सकता है. तो ये इस तरीके से बैंड में डिवाइड हो जाता है बजाय कि ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रहे. और मेटल्स में ये स्प्लिटिंग इस कदर लार्ज लेवल की होती है कि प्रैक्टिकली वैलेंस शेल और ये कंडक्शन शेल जो अब बैंड्स में तब्दील हो गए हैं वो ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अब हर एटम जो कि वैलेंस शेल का हिस्सा है वो उसके साथ साथ कंडक्शन बैंड में भी मौजूद है. तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता हुआ कंटिन्यूसली इस जगह के ऊपर या फिर इस जगह के ऊपर आ सकता है डिपेंडिंग कि उसे एनर्जी मिल रही है या उसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है. तो इस तरीके से जब लार्ज नंबर में एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि डिस्क्रीट शेल्स एनर्जी बैंड्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं. अब हम जरा इसका आंसर राइट डाउन किस तरह से करना है वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमने ये बात बतानी है, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू इट्स एटम एंड देयर अलाउड ऑर्बिट्स आर डिस्क्रीट. इन केस ऑफ सॉलिड्स when large number of atoms come close to each other due to exertion of large number of forces by neighboring atoms on orbital electrons of each atom, the discrete shells of each atom split up into large number of closely spaced subshells, which are so close that they appear to form continuous energy bands. This explanation given by energy band theory helps understanding electrical behavior of solids. अब next बात हम conductors की कर लेते हैं. In conductors, there are large number of free electrons present in conduction bands of their respective atoms. This is because the splitting of initially discrete shells is up to that great extent that their valence and conduction bands overlap each other. Now, each electron present in valence band is also an occupant of conduction band. In conductors, valence band and conduction band are partially filled and there is no band gap. एक्चुअली ओवरलैपिंग है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इस तरह से कि लेट्स से इस डायरेक्शन में हम
इंक्रीजिंग एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे ये मौजूद है वैलेंस बैंड, और साथ इसके ऊपर ही मौजूद है इस तरीके से कंडक्शन बैंड। तो ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरलैपिंग को। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं इंसुलेटर्स का बिहेवियर। इन इंसुलेटर्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम आर टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई एंड they are not free to move from atom to atom. Valence band of each atom is completely filled. Its conduction band is completely empty. There is a large energy band gap of several electron volts between valence band and conduction band. So any electron from valence band cannot jump to the conduction band. That is why insulators cannot conduct electricity. अब इसकी डायग्राम हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है कि लेट से ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को, और ये है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड कहाँ पे मौजूद है? वो तकरीबन यहां पे मौजूद है। और इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है, what is that? That is forbidden energy band gap, और ये सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। नेक्स्ट अब बारी है सेमीकंडक्टर्स की। क्या डिस्क्राइब करना है? इन सेमीकंडक्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डिस्क्रीट शेल्स इनटू सब शेल्स, द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band has an order of 1 electron volt. As temperature of semiconductor crystal is increased to room temperature, some electrons in crystal gain enough energy to jump through the forbidden band gap. Now electrons are free to move as charge carriers in covalent bond, and in valence band the free electrons leave holes which are positive charge carriers. So enough charge carriers are available in semiconductors to conduct a little electricity. In semiconductors, conduction band is partially filled, valence band is partially empty. So, इसकी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाएगी कि लेट से हम इस डायरेक्शन में एनर्जी को इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से वैलेंस बैंड मौजूद है, और ये है कंडक्शन बैंड। तो जो यहाँ पे ये स्पेसिंग है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, और ये तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। सो ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर शेल से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं और कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.7। पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, इलस्ट्रेट बाय स्कीमेटिक डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस केस में क्या होता है कि लेट से अगर ये एक सिलिकॉन एटम है और इसके नेबर्स में इस तरीके से, और इसके नेबरिंग पोजीशंस के ऊपर इस तरह से
मजीद 4 सिलिकॉन एटम्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे इनके दरमियान में इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। हर सिलिकॉन अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स में अटैच होता है। सो अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दें तो वो इस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे। और जो बाकी के एटम्स ड्रॉ किए गए हैं उनके भी आगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ सेंट्रल एटम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जब ये क्रिस्टल 0 केल्विन के ऊपर होती है तो इसके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन जब क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है तो उस सूरत में क्या होता है कि एनर्जी लेके चंद एक इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के उससे बाहर आ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, जबकि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, और इसके नतीजे में जिस जगह से इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के आया है वहां पे बन जाते हैं होल्स, और इस वजह से ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर कैसे बनाए जाते हैं? एक प्रोसेस जिसे हम डोपिंग कहते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इन एटम्स के अंदर, उसके जरिए से बनाए जाते हैं। डोपिंग के लिए भी बहुत से मेथड्स यूज होते हैं, जिनमें से एक मेथड ये है कि इम्प्योरिटी को गैसियस फॉर्म में उस एटमॉस्फेयर में रखा जाए जिसमें ये प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल हाई टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डोपिंग करवा सकते हैं। अगर हमें एन टाइप मटेरियल बनाना है तो एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, और ये ग्रुप नंबर 5A ऑफ पीरियोडिक टेबल से ली जाती है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो होता क्या है कि जब हम गैसियस फेज में इस सिलिकॉन की प्योर क्रिस्टल को एक्सपोज करते हैं फास्फोरस गैसियस फॉर्म से, तो फास्फोरस के एटम्स कोलाइड करते हैं इन सिलिकॉन से, इनको यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पे फास्फोरस के एटम्स आ जाते हैं। अब फास्फोरस का जो एटम है जिसने सिलिकॉन की जगह ले ली है, उसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नतीजा क्या होगा कि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में अटैच हो जाएंगे नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा इस तरह से। सो अब बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स 2-2 एटम्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस में बाइंड हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किया है ये सिर्फ अपने फास्फोरस के एटम के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में बाइंड है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री है, वैलेंस बॉन्ड के बजाय कंडक्शन बैंड में मौजूद है, जिसकी वजह से आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें पी टाइप मटेरियल बनाने की, तो इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3A या फिर 13 से एलिमेंट्स लेते हैं, जिन्हें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। सो जब इस प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल के करीब एटमॉस्फेयर में एल्यूमिनियम का एटम लाया जाता है तो वो इस सिलिकॉन के एटम को नॉकआउट कर देता है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए नतीजा ये होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड एम्प्टी रह जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो ये वैकेंसी है इस कोवेलेंट बॉन्ड में, इस वैलेंस बैंड में, कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कदम रख के आगे चला जाए। दैट मीन्स यहाँ पे इसको एज अ फुटप्रिंट यूज करे, यहाँ पे इस होल को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। सो अब ये होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर सकता है। अब हम जरा अपने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स इन देयर प्योर फॉर्म विदाउट एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी are called intrinsic semiconductors. Their semiconduction is intrinsic property of the semiconductors and it is not artificially introduced. It is only dependent upon type of semiconductor and temperature. Examples of elemental intrinsic semiconductors are silicon and germanium. अब सिलिकॉन की जो कंडक्शन है वो जर्मेनियम से कम होती है और दोनों की जो सेमीकंडक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। इसके बाद बारी आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स और कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर मेड इम्प्योर बाय एडिशन of impurity, a process called doping. There are two types of extrinsic semiconductors, p type and n type. सबसे पहले हम n type मटेरियल की बात कर लेते हैं। n type material is made by adding pentavalent impurity in crystal of a semiconductor. Pentavalent impurities belong to group 5a of the periodic table and they have 5 electrons in their outermost shells, and these can make 5 covalent bonds, while pure semiconductors belong to group 4a of the periodic table and they have 4 electrons in their outermost shells, and these can make 4 covalent bonds. So in a p-type semiconductor crystal, some electrons are free from covalent bonds and exist in conduction band. These electrons are negative charge carriers and these are called free electrons. फिर बारी आती है p-type material की। p-type material is made by adding trivalent impurity in crystal of a semiconductor. Trivalent impurities belong to group 3a of the periodic table and they have 3 electrons in their outermost shells, and these can make 3 covalent bonds, while pure semiconductors belong to group 4a of the periodic table and they have 4 electrons in their outermost shells, and these can make 4 covalent bonds. So in a p-type semiconductor crystal, some covalent bonds have vacancies in them. These vacancies are positive charge carriers and these are called holes. Conductivities या फिर resistivities of extrinsic semiconductors are dependent upon type of semiconductor, temperature of the crystal and level of doping. So चूंकि इनमें इन होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, सो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले फैक्टर्स भी मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।